हेलो फ्रेंड, आपका जे स्टडी क्लासेज में स्वागत है। अभी तक हम मानव जनन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। आज का हमारा लेक्चर 8 है। आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? देखिए, आज का हमारा टॉपिक रहेगा युग्मक जनन। युग्मक जनन क्या होता है? व्हाट इज अ गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, तो देखिए गैमेटोजेनेसिस क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो युग्मक का क्या अर्थ हुआ? देखिए, हम हर बार बोलते हैं नर युग्मक, मादा युग्मक बोलते हैं, अक्सर यूज भी होता है क्या, नर युग्मक। ठीक है, तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है? युग्मक। ठीक है, फिर अगर हम बोले मादा युग्मक तो इसके लास्ट में क्या आ रहा है? युग्मक। आखिर में ये युग्मक है क्या? ठीक है, नर मादा समझ में आता है कि ये मेल और फीमेल क्या होते हैं। ठीक है, लेकिन ये युग्मक का क्या अर्थ हुआ? देखिए, युग्मक को हम क्या कहते हैं? एन। ठीक है, और युग्मनज यहीं पर डाउट क्लियर कर लीजिए। देखिए, युग्मनज युग्मक क्या होता है? युग्मनज मतलब दो युग्मक मिले तो क्या हो जाएगा? 2n। ठीक है, युग्मनज आएगा तो 2n रहेगा। कहीं पर भी अगर आप देखेंगे युग्मनज लिखा हुआ है तो वहां पर 2n होता है। ठीक है, और युग्मक का मतलब क्या हुआ? केवल n फॉर्म में जो रहता है। ठीक है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? युग्मक। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि युग्मक जनन। अब जनन का क्या अर्थ हुआ? देखिए, अगर हम बोले कि युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को ही युग्मक जनन कहते हैं तो इसमें गलत क्या है? वही है ही क्या चीज? देखिए, युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को, युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। युग्मक जनन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं, एक डायग्राम के थ्रू बता देंगे। क्या? देखिए, युग्मक जनन। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे सब समझ में आएगा। गैमेटोजेनेसिस। अब ये जो युग्मक जनन है ये दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार का कैसे होगा? देखिए, कैसे होगा युग्मक जनन? दो प्रकार का, क्योंकि एक होता है नर युग्मक और एक होता है मादा युग्मक। तो नर युग्मक हम लिख सकते हैं यहाँ पर, नर युग्मक। ठीक है, नर युग्मक, और ये हो गया दूसरा मादा युग्मक। ठीक है, अब हम बोल तो दिए नर युग्मक मादा युग्मक। अगर हम पूछ दें नर युग्मक क्या होता है तो देखिए, नर युग्मक क्या होगा? शुक्राणु को ही तो कहते हैं नर युग्मक। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? शुक्राणु को ही हम कहते हैं क्या? नर युग्मक। और मादा युग्मक में क्या होगा? क्योंकि देखिए, हम बोलते हैं नर युग्मक मादा युग्मक संलयन किया, तो नर युग्मक क्या होगा? शुक्राणु हो गया, और मादा युग्मक क्या होगा? अंडाणु होगा। तो ये दोनों ना संलयन करते हैं। ठीक है, अंडाणु। ठीक है, देखिए, शुक्राणु और अंडाणु ही तो फ्यूजन करते हैं। अब ये थोड़ी है कि नर युग्मक मादा युग्मक, इसमें क्या हुआ? शुक्राणु और जो है मादा युग्मक मतलब अंडाणु संलयन करते हैं। ठीक है, अब ये जो मतलब शुक्राणु जो है नर युग्मक, अब ये दो प्रकार का होता है। अब दो प्रकार का होगा कि कितने प्रकार का होगा अभी बाद में, लेकिन अब हम जान लेते हैं कि देखिए अब क्या होता है कि नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहेंगे? शुक्रजन। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, या फिर इसको हम यहीं पर रहने दे रहे हैं, हम इधर लिख दे रहे हैं। ठीक है, क्या चीज? देखिए, स्टार मार्क करके लिखिएगा क्या? नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। शुक्र जनन इंग्लिश में क्या कहेंगे? क्या? स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, देखिए, नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। मतलब इसके जो निर्माण की प्रक्रिया है उसको हम लोग क्या कहेंगे? शुक्र जनन।
इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। अब देखिए, जब हम बोल रहे हैं नर युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कह रहे हैं, तो यहीं पर क्या ये नहीं हो जाएगा क्या, मादा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, यहाँ पर अंड जनन कहेंगे, अंड जनन। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, oogenesis, oogenesis कहते हैं। ठीक है। तो देखिए, हमने एक पॉइंट को लिखा, तो दूसरा पॉइंट आप अपने से लिख सकते हैं। कैसे, देखिए हमने क्या सबसे पहले बोला कि ये जो युग्मक जनन है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है नर युग्मक, एक होता है मादा युग्मक। नर युग्मक को हम कहते हैं शुक्राणु, शुक्राणु को इंग्लिश में क्या कहेंगे, स्पर्म कहेंगे। ठीक है। तो मादा युग्मक क्या होता है, अंडाणु। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि नर युग्मक के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे शुक्राणु जनन कहते हैं। अब शुक्राणु जनन कहना बहुत इजी है, अभी पढ़ेंगे वो भी इजी ही रहेगा। ठीक है। अब मादा युग्मक के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे हम लोग कहते हैं क्या है, अंड जनन। इसी के साथ अब आप एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, ये जो शुक्र जनन है ये दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का क्या, दो चरणों में संपन्न होता है। कौन कौन से, तो देखिए शुक्र जनन है, तो ये किसमें बटा होता है, शुक्राणु प्रसू जनन, शुक्राणु प्रसव जनन। स्पर्मेटिडोजेनेसिस। ठीक है, स्पर्मेटिडोजेनेसिस। अब ये जो शुक्राणु जनन हो गया, अब दूसरा क्या होगा, ये शुक्राणु प्रसव जनन है, दूसरा है शुक्राणु जनन। ठीक है। शुक्राणु जनन को इंग्लिश में कहेंगे क्या, स्पर्मियोजेनेसिस होगा, स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। इतना पॉइंट आपको अभी नोट करना होगा। क्या, जितना पॉइंट हमने बोला बस आपको नोट करना होगा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए शुक्राणु प्रसव जनन क्या होता है, शुक्राणु जनन क्या होता है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन करने वाला पॉइंट है। शुक्राणु जनन, शुक्राणु प्रसव जनन, शुक्र जनन, देखिए सब एक ही जैसा है, नहीं समझ में आता है कि कौन सा पॉइंट कब आएगा। देखिए शुक्र जनन, शुक्राणु प्रसव जनन एंड शुक्राणु जनन, और इनका इंग्लिश में एक ही जैसा है। देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस, थोड़ा सा मेटोजेनेसिस है, स्पर्मेटिडोजेनेसिस एंड स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। तो आप इतना नोट कर लीजिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं शुक्राणु प्रसव जनन के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर नोट किया है, देखिए शुक्राणु प्रसव जनन क्या होता है, शुक्राणु प्रसव जनन और शुक्र जनन। ठीक है। शुक्राणु जनन ये था, शुक्र जनन के दो पार्ट कौन कौन से, शुक्राणु प्रसव जनन और शुक्राणु जनन। ठीक है। तो देखिए शुक्राणु प्रसव जनन क्या होता है। अब देखिए, हम आपको सबसे पहले क्या बताए थे कि कोई शुक्राणु का निर्माण कैसे हुआ था, तो नर जर्म कोशिका से शुक्राणु का निर्माण हुआ था। किससे हुआ था, नर जर्म कोशिका। ठीक है। नर जर्म कोशिका से ही शुक्राणु का निर्माण हुआ था। देखिए नर जन्म कोशिका सभी के सभी कैसी थी, अगर नर जन्म कोशिका की बात की जाए तो जो शुक्रजन नलिका में जो थी नर जन्म कोशिका, इन्हीं से शुक्राणु का निर्माण हुआ था। ठीक है। तो सभी के सभी जो नर जन्म कोशिका थी वह कैसी थी, वह 2n के फॉर्म में थी। ठीक है, मतलब द्विगुणित थी। अब ये मतलब डिप्लॉयड थी। अब इसमें क्या हुआ, देखिए नर जन्म कोशिका की अगर हम बात करें तो आपको पता चल गया कि नर जन्म कोशिका क्या होती है। ठीक है, तो नर जन्म कोशिका कैसी थी, यह डिप्लॉयड थी, मतलब 2n के फॉर्म में था। हम यहाँ पर नक्की कर यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, 2n के फॉर्म में था क्या, नर जन्म कोशिका। अब इसमें क्या होता है, देखिए ये जो नर जन्म कोशिका है, अब इसमें होता है क्या, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन। ठीक है, देखिए समसूत्री विभाजन में क्या होता है, जैसे एक बॉल है, अगर इसमें हम समसूत्री विभाजन कर दे तो क्या होता है कि ये जो बॉल है इसका शेप वैसे ही रहेगा, बस इसका आकार थोड़ा सा घट जाता है। ठीक है,
लेकिन इसमें भी वृद्धि हो जाए तो फिर से यह इसी का रूप ले लेता है। तो समसूत्री का मतलब क्या हुआ, जैसे यह 2n है तो यह 2n में ही टूटेगा, ठीक है। तो यह क्या हो जाएगा, 2n छोटा सा हो जाएगा, ये भी 2n छोटा सा हो जाएगा, ठीक है। तो जब ये जो नर जर्म कोशिका है इनमें समसूत्री विभाजन हो जाता है तो इसका बाद इसका जो नाम आएगा, इसका नाम हम लोग रख देते हैं क्या, शुक्राणुजन कोशिका, ठीक है। देखिए नर जन्म कोशिका में क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। जब नर जन्म कोशिका में समसूत्री विभाजन हुआ तो इसका नाम हम लोग रख देते हैं क्या, शुक्राणुजन कोशिका। मतलब ये जो कोशिका नर जन्म है इनमें क्या हुआ कि समसूत्री विभाजन हुआ। जब समसूत्री विभाजन हुआ तो कोशिका क्या हो जाएंगी, छोटी छोटी हो जाएंगे, तो ये छोटी छोटी हो गए, तो इनका नाम हम लोग रख दिए शुक्राणुजन कोशिका। अब इन शुक्राणुजन कोशिका में क्या होता है, वृद्धि होगा, ठीक है। हम यही बोलते रहे कि इस कोशिका में वृद्धि होगा। जब इन कोशिका में वृद्धि होगा, इन दोनों में मान लीजिए वृद्धि हुआ तो क्या होगा कि ये फिर से बड़ा रूप ले लेंगे, 2n के रूप में होए, ठीक है। 2n का दोनों का आकार एक ही जैसा, ठीक है, छोटा बड़ा नहीं, एक ही जैसा। अब देखिए क्या होता है, इनमें वृद्धि हुई, जैसे ही इस शुक्राणुजन कोशिका में वृद्धि होती है तो इसका नाम हम लोग रख देते हैं क्या, प्राथमिक शुक्र कोशिका, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं वृद्धि हुई। देखिए नर जन्म कोशिका थी, उनमें समसूत्री विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन होने पर शुक्राणुजन कोशिका हम लोग उसका नाम रख दिया। फिर उस शुक्राणुजन कोशिका में क्या हुआ, उस कोशिका में वृद्धि हुआ। जैसे उस कोशिका में वृद्धि होता है तो उसका नाम हम लोग रख देते हैं प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, ठीक है। अब इस प्राथमिक शुक्राणु कोशिका मतलब ये जो कोशिका बन गई है, अब इसमें क्या होता है, देखिए अब इसमें होता है अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है, अर्धसूत्री विभाजन। हमने आपको बोला था कि अर्धसूत्री जो विभाजन होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है अर्धसूत्री फर्स्ट और दूसरा होता है अर्धसूत्री सेकंड, ठीक है। तो सबसे पहले जो विभाजन होता है वो होता है अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन, ठीक है। जब इसमें अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन हुआ, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर लिख लीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं ये चीज़, अर्धसूत्री फर्स्ट, ठीक है, विभाजन ही हुआ। जब इसमें अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन हो जाता है तो इस कोशिका का नाम क्या हो जाएगा, देखें जब इसमें अर्धसूत्री हुआ तो ये जो एक कोशिका रहती है वो 4 कोशिका में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये जो है अब इसमें से क्या हुआ, ये 4 कोशिका में कन्वर्ट हो गया। चारों कोशिका कैसी रहेंगी, अब ये जो चारों कोशिका है ये सभी के सभी हैप्लॉइड हो जाएंगी। क्यों हैप्लॉइड हो जाती है, मतलब अगुणित हो जाती हैं। क्यों अगुणित हो जाएंगे, क्योंकि इनमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ, समसूत्री विभाजन नहीं, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। जैसे ही प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होता है तो इसका नाम हम लोग रख देते हैं क्या, देखिए इसका नाम हम लोग रख देंगे क्या, द्वितीयक। अब यहाँ पर जो प्राथमिक है द्वितीयक कर दीजिए, फिर उसके बाद नाम लिख दीजिए क्या, शुक्राणु कोशिका, ठीक है। क्या नाम रख देंगे, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होने पर यह द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, देखिए इस द्वितीय शुक्राणु कोशिका में अब कौन सा विभाजन होगा, अब होता है अर्धसूत्री सेकंड, क्या, अर्धसूत्री सेकंड विभाजन ही हुआ, ठीक है। अब देखिए इसमें ये जो द्वितीयक शुक्राणु कोशिका है, अब ये जो हो बनी हुई है कोशिका, इसमें क्या हुआ, अर्धसूत्री सेकंड विभाजन हुआ। जैसे ही इसमें मतलब अर्धसूत्री सेकंड विभाजन होता है तो इसका नाम अब हम लोग रख देते हैं क्या, शुक्राणु प्रसु कोशिका, शुक्राणु प्रसु कोशिका, ठीक है। अभी तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, शुक्राणु प्रसु जनन, हमने बनाया क्या, शुक्राणु प्रसु कोशिका। अब देखिए हम इसको मतलब इस चीज को इससे कैसे रिलेट करते हैं। देखिए हमने क्या किया, नर जन्म कोशिका के नर जन्म कोशिका से शुक्राणु प्रसु कोशिका बनाए, ठीक है। तो हम क्या ये बोल सकते हैं
नर जन्म कोशिका से शुक्राणु प्रसव कोशिका, ठीक है, नर जन्म कोशिका से शुक्राणु प्रसव कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया, ये सब जितने भी भाग लिए हैं ये सब निर्माण में ही तो भाग ले रहे हैं ना, तो वही है। इसका मतलब क्या कि नर जन्म कोशिका से शुक्राणु प्रसव कोशिका के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्राणु प्रसव जनन कहते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? अब देखिए, अब आपको लगेगा कि कैसे हम ये याद करेंगे। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी में क्या दिखाया, बस ऐसे ऐसे खींच कर दिखाया है, ज़्यादातर नहीं समझ में आता है तो हमने उसका एक एक नाम लिख दिया, क्योंकि इसी तरह एनसीईआरटी में भी है। हम आपको एनसीईआरटी बुक दिखा दे रहे हैं। जब आप अपने एनसीईआरटी बुक को ओपन करेंगे तो आपको एक फिगर मिलेगा शुक्र जनन और अंड जनन का, ठीक है। ये वाला जब आप पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इसका क्या मतलब है। देखिए इसमें दिया है, मैं पढ़ दे रही हूँ एक बार। यहाँ पर दिया है डायरेक्ट शुक्र जन में क्या हुआ, समसूत्री विभाजन। यहाँ पर देखिए हमने शुक्र जन लिखा है ना, इसमें क्या कर दिया इन्होंने समसूत्री विभाजन। अब देखिए जबकि समसूत्री विभाजन डायरेक्ट नहीं हुआ है, इसमें पहले समसूत्री विभाजन हुआ है, लेकिन उसमें क्या हुआ, उसमें वृद्धि हुआ, ठीक है। तो हम वैसे भी हम यहाँ पर जो लिखा है वैसे पढ़ दे रहे हैं, एक साथ ही लिख दिया इन्होंने समसूत्री विभाजन, ठीक है। तो शुक्राणु जन कोशिका में क्या हुआ, समसूत्री विभाजन हुआ। मान लीजिए समसूत्री कोशिका का विभाजन हो चुका था, उसमें वृद्धि हुई, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या बना, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका, ठीक है। शुक्र कोशिका लिखा है तो इसका मतलब क्या हुआ, प्राथमिक शुक्राणु कोशिका बना। फिर उसमें क्या हुआ कि प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ, ठीक है। प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो क्या नाम रख दिया इसका, द्वितीयक शुक्राणु कोशिका। फिर उसमें क्या हुआ, अर्धसूत्री सेकेंड विभाजन होगा तो शुक्राणु प्रसव कोशिका का निर्माण हो जाता है। उसके बाद आया है शुक्राणु का निर्माण। देखिए शुक्राणु का निर्माण कैसे होता है। अब ये जो शुक्राणु प्रसव कोशिका है, इसमें क्या होता है, कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं। हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं क्या, शुक्राणु प्रसव कोशिका में कुछ संरचनात्मक परिवर्तन होता है, और इस परिवर्तन से जिसका निर्माण होगा, किसका निर्माण होगा, शुक्राणु का निर्माण होता है। तो हम पहले यहाँ पर एक पॉइंट लिख दे रहे हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया है, देखिए शुक्राणु प्रसव कोशिका, शुक्राणु प्रसव कोशिका में, ठीक है, यहाँ पर रहेगा क्या, में। शुक्राणु प्रसव कोशिका में संरचनात्मक परिवर्तन होने पर, जब इनमें कुछ संरचनात्मक परिवर्तन हो जाता है, इनमें कुछ परिवर्तन हो जाएगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा, शुक्राणु का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो क्या बोले कि शुक्राणु प्रसव कोशिका में संरचनात्मक परिवर्तन होने पर शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। अभी आप चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि देखिए हम क्या बोले थे, शुक्र जनन किसे बोलते हैं, शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को। हमने जो चार्ट बनवाया था अभी ना, उसको आप देखिए। अब क्या देखिए, शुक्र जनन क्या होता है। अगर हम बात करें नर युग्मक, नर युग्मक क्या था, शुक्राणु था। शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन कहते हैं। शुक्र जनन क्या होता है, शुक्र जनन दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, शुक्राणु प्रसव कोशिका, जनन कोशिका, ठीक है। तो देखिए हमने आपको क्या बोला कि शुक्र जनन जो है ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा, शुक्राणु प्रसव जनन और शुक्राणु जनन कोशिका। तो हमने यहाँ पर क्या बोला कि शुक्राणु प्रसव कोशिका के बारे में हमने आपको बताया। तो शुक्राणु प्रसव कोशिका का निर्माण कैसे हुआ, तो देखिए नर जन्म कोशिका से शुक्राणु प्रसव कोशिका के निर्माण की जो ये सारी प्रक्रियाएं हैं, इससे ही हम लोग क्या कहते हैं, शुक्राणु प्रसव जनन, ठीक है। अगर जनन किसी के आगे लग जाए तो समझिए निर्माण की प्रक्रिया, बस उसमें जोड़ दीजिए वो शब्द आ जाएगा, ठीक है। फिर उसमें क्या, उसके बाद हमने क्या बोला कि ये तो हो गया शुक्राणु प्रसव कोशिका क्या हुआ। फिर हमें बताना था कि शुक्राणु जनन कोशिका क्या होता है। तो शुक्राणु प्रसव कोशिका में क्या हुआ कि संरचनात्मक परिवर्तन हुआ, ठीक है। उनमें जब कुछ परिवर्तन होता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को कहते हैं शुक्र जनन। शुक्र जनन क्या है, ये है, ये इसके कितने भाग हैं, ये और ये होते हैं। मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि कैसा है ये टॉपिक। शुक्र जनन क्या है, शुक्राणु जनन कोशिका क्या होता है, इसके निर्माण की प्रक्रिया को ही कहते हैं शुक्र जनन। तो आपको ये सारा चीज़ हम जो आज बताए हैं समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखिए इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, शुक्राणु का फिगर कैसा होता है, ठीक है। मतलब शुक्राणु जो है उसकी संरचना कैसे होती है, उसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, मतलब शुक्राणु की संरचना अब हम लोग देखेंगे,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। इसके बाद हम लोग इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम लोग देखेंगे क्या शुक्राणु की जो संरचना है वह कैसा होता है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे अंड जनन, जो कि कल का मेरे हिसाब से लेक्चर जो है बहुत ही लंबा जाएगा। ठीक है, फिर भी हम कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देना चाहेंगे। हम जितना कुछ भी अभी तक आपको पढ़ा रहे हैं, हमें पता है कि जो आप लोग पढ़ रहे हैं फिर भी आप लोग बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं मुझसे, क्योंकि मतलब जो मोबाइल का हमारा कैमरा है थोड़ा सा सही नहीं है, जिस कारण से ये जो बोर्ड पर लिखा हुआ है साफ नहीं आता है। ठीक है, तो इसके लिए आई एम सॉरी, आप लोग मैनेज कर लिया कीजिए। इसीलिए हम कई बार चीज़ों को रिकॉल कर देते हैं ताकि शब्द को आप सुन सकें। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम कैमरा खरीद लें। तो आज का लेक्चर कैसा रहा आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर कैसा रहा आप बता दीजिए। थैंक यू।